क्रियाकलाप 1 तुम लोगों ने रीड किया, पढ़ के देखा, क्या उसमें लिखा है? अच्छा, तुमने सारा पढ़ के देखा, तुमको क्या समझ में आया? इसमें क्या करना है हमको? इस क्रियाकलाप को करने का क्या उद्देश्य समझ आ रहा है? हम लोगों को इस क्रियाकलाप के द्वारा पादप कोशिकाएं देखनी है, ठीक है ना? यानी कि पौधे कैसी कोशिकाओं से बने होते हैं, उस कोशिका की संरचना को जितना हम देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो उसको जितना हम देख सकते हैं बड़ा करके विभिन्न उपकरणों की मदद से, वही हम इस क्रियाकलाप में करेंगे, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि प्याज की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी दिखती हैं। ये सबसे सिंपल एक्टिविटी है पादप कोशिका देखने की, ठीक है? इसके लिए हम क्या क्या मटेरियल ले रहे हैं? एक प्याज ले रहे हैं, ठीक है, चाकू ले रहे हैं, और ये क्या है? चिमटी, ठीक है ना? ये चिमटी ले रहे हैं, और एक स्लाइड लेंगे, क्या है? स्लाइड। इसको कहते हैं कांच की स्लाइड, ग्लास स्लाइड, ठीक है? इस स्लाइड के ऊपर जो हम नमूना लेंगे उसको ढकने के लिए हम एक बहुत बारीक छोटा कांच का टुकड़ा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कवर स्लिप। क्या कहते हैं? कवर स्लिप। कवर स्लिप कहते हैं, ठीक है ना? नमूने के ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं तो वो साफ दिखाई देता है, ठीक? ये एक पोर्सिलेन डिश कहलाती है ना? चीनी मिट्टी का है ना, छोटा सा कटोरी है। जो स्लाइड बनानी होगी उसके लिए हमको एक रंग चाहिए होगा, जिसे डाई कहते हैं, इसका नाम सैफ्रोनिन है, ठीक है? ये पिंक कलर देता है, और इससे हमें क्या पता चलता है? जो सेल होता है, कोशिका होती है, उसके बॉर्डर्स दिखाई देते हैं, ठीक है? इसकी वजह से ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर से हम सैफ्रोनिन स्टेन या ग्लिसरीन की एक बूंद उस पर डालते हैं नमूने पे, ठीक है? और ये हमारा माइक्रोस्कोप, जिसके ऊपर हम ये स्लाइड बना के रखेंगे, और इसको हम यहाँ जो लेंस है उसकी मदद से देखेंगे, ठीक है? अगर ये ठीक काम नहीं करता है तो हम ये आवर्धक लेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे कुछ तो बड़ा दिखेगा, है ना? मतलब माइक्रोस्कोप जैसा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा तो हमको दिखाई देगा, ठीक है? तो ये आवर्धक लेंस है, ये नीडल है हमारे नमूने को ठीक करने के लिए, उसका मतलब कि ठीक से स्लाइड बन जाए उसमें मदद करने के लिए हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक? तो अब हम सबसे पहले नमूना निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम प्याज को ऐसे काट लेते हैं, ठीक? और इसकी एक परत निकाल लेते हैं, इसको छिलका निकाल के, हाँ, और इसकी एक परत जब हम निकाल देंगे, तो प्याज में बहुत सारी परत होती है ना, तो ये परत हमने निकाली, है ना? तुम लोग भी ले सकते हो, लो एक एक परत तुम लोग निकाल लो, है ना? सब लोग एक एक परत इसका निकाल के देखो, हम जो बताएंगे वो चेक करना तुमको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है? अब देखो, ये जो चिमटी है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर की एक लेयर निकाल सकते हैं, अंदर की एक लेयर निकाल सकते हैं। ये दिख रहा है ना, ये पन्नी जैसा एकदम पतला सा निकल रहा है, इसमें से निकला, हाथ से भी निकल जाएगा, है ना? अब सब बच्चा एक एक परत ले लेगा इसमें का, तुम भी ले लो, उसमें से निकाल लो, तुम भी निकाल लो, है ना? सबके हाथ में रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, बाहर से नहीं, अंदर से परत निकालना, हाँ, ठीक है ना? हाँ, इसी में हम देखेंगे कोशिका को। अब इसको हम इसका छोटा सा नमूना काट लेते हैं, ये मैंने इतना ही लिया है, ठीक है? इसको हम कहाँ रखेंगे? स्लाइड पे। कहाँ रखेंगे? स्लाइड। ये स्लाइड पे मैंने प्याज के अंदर के हिस्से का नमूना ले लिया, ठीक है? अब इसको, इस सैंपल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें हम एक बूंद सैफ्रोनिन स्टेन डालते हैं। ये हमारा सैफ्रोनिन स्टेन है, तो इसको हम इस नीडल से छेद कर देते हैं, ठीक है? अब देखो, इस नमूने पे हमने क्या करना है? एक बूंद सैफ्रोनिन डालना है, ठीक है? ये इसमें फैल जाएगा। अब थोड़ी देर हम इसको कलर होने देंगे, और बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेन ज़्यादा हो गया है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसमें एक बूंद पानी डालेंगे, और इसका जो भी एक्स्ट्रा स्टेन होगा वो निकल जाएगा, ठीक है? इसे ले लिया, ठीक है? इसे पकड़ो, इसके ऊपर हम डालेंगे पानी और इसको धुल देंगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि हल्का हल्का पिंक कलर तो रह जाएगा इसके ऊपर, और जो भी एक्स्ट्रा स्टेन है वो निकल जाएगा। समझ आ रहा है?
ये ध्यान रखना कि नमूना भी तुम्हारा निकल के नीचे ना गिर जाए, ठीक है। तो इसको इसी पे चिपकाए रखना और एक्स्ट्रा स्टेन को तुम पानी से वॉश कर दोगे, ठीक। उसके बाद एक ग्लिसरीन आता है। ग्लिसरीन तुम लोगों ने सुना है? हाँ, ग्लिसरीन नहीं मालूम? कई लोग स्किन केयर में ग्लिसरीन गुलाब जल मिला के लगाते हैं चेहरे पे, है ना। थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो अभी आपको मैंने दिखाया था। तो एक बूंद ग्लिसरीन की डाली जाती है, उसके बाद इस पे कवर स्लिप लगाई जाती है, ठीक है। तो मान लो हमने इसमें एक बूंद अगर ग्लिसरीन डाल दी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक कवर स्लिप लेके और इसको ऐसे लगाएंगे। ग्लिसरीन की बूंद जब रहती है, थोड़ा पानी का एक बूंद ले लेते हैं, तो इस तरह से हमको कवर स्लिप लगानी है कि इसमें एक भी बुलबुला ना बने। बुलबुला बनेगा तो क्या होगा, वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए हम ग्लिसरीन की बूंद के साथ इसको सटा के, है ना, और फिर धीरे धीरे इस कवर स्लिप को इसके ऊपर लगाते हैं ताकि ये पूरी तरह से बिना हवा का बुलबुला इसके ऊपर घुसे ये कवर हो जाए। समझ आ रहा है? अब इसमें हवा का एक भी बुलबुला नहीं है, ठीक है ना। ये स्लाइड हमारी तैयार हो गई। स्लाइड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोप के, ये स्टेज कहलाता है माइक्रोस्कोप का, इस स्टेज के बीच में देखो एक छेद दिख रहा है, उसमें एक क्या है इसके अंदर? कांच का पारदर्शी टुकड़ा है ना। ये नीचे ये कांच है, क्यों है? ताकि ये जो इसमें दर्पण है, नीचे जो दर्पण लगा हुआ है, इसमें जो लाइट पड़े वो रिफ्लेक्ट होके इस कांच पे आए, ठीक है। इस कांच पे आए, नीचे से जब टकराएगी लाइट दर्पण पे तो वापस पलट के इस पे आएगी, तो इस पे आएगी और आपकी स्लाइड इसी के ऊपर रखी जाती है। ये क्लिप्स हैं, दोनों क्लिप्स के अंदर फंसा के हम स्टेज के ऊपर स्लाइड को रख देते हैं ऐसे। समझ आया? इस तरह से हम स्लाइड को प्लेस करते हैं माइक्रोस्कोप पे। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? अब इसको हम, यहाँ एक लेंस है, कौन सा किस प्रकार का लेंस होता है? ये अवतल की उत्तल है, उत्तल। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना। ये साधारण माइक्रोस्कोप नहीं है, सिंपल नहीं है, कंपाउंड है। इसमें दो लेंसेज होते हैं और दोनों जो होते हैं उत्तल लेंस होते हैं, एक ऊपर होता है, एक यहाँ नीचे, है ना। तो इसको कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं? इस लेंस को क्या कहते हैं? आई पीस। और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? इस लेंस को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को आई पीस। क्या कहते हैं? आई पीस। याद रखना, जो तुम्हारी आंख के पास होगा वो आई पीस होगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, जिसे तुम्हें देखना है, यानी वस्तु के पास, वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये दोनों लेंस जो होते हैं ये उत्तल लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस दो उत्तल लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी मदद से हम उस नमूने को कई गुना बड़ा करके देख पाते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी एक आंख रखते हैं, है ना, दूसरी आंख बंद रखेंगे ताकि हमको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। और ये होता है इसका एडजस्टमेंट। ये क्या है? ये स्क्रू जैसे जो बना है, ये एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है। ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू, ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। जो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू होता है उससे ये बहुत ऊपर नीचे तेजी से जाता है। जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है उससे ये धीरे धीरे जाता है, एकदम थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पहले हम इससे एडजस्ट करते हैं, पहले हम लाइट एडजस्ट करते हैं कि लाइट इस पे पड़ रही है कि नहीं, इसके दर्पण पे, ठीक है। दर्पण की लाइट पड़ रही है ऐसे, ठीक। हाँ, अब दर्पण की लाइट पड़ रही है, इसमें हमको सफेद दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको मूव करेंगे ऊपर नीचे। तो जैसे जैसे हम ऊपर नीचे मूव करेंगे, हमको इसमें प्याज की कोशिकाएं कुछ कुछ दिखाई देंगी। अरे वाह, इसमें तो दिख रहा है। हाँ, इधर से हम जब देखेंगे, हाँ दिख रहा है। हट जाओ तुम लोग, लाइट ही नहीं पड़ेगी तो दिखेगा कैसे? ये देखो, ये देखो, ये कोशिका दिख रही है? प्याज की कोशिका, ये देखो लाइन लाइन दिख रहा है। और ये किताब में तुम्हारे जैसे बना वैसा दिख रहा है? हाँ, लग रहा है जैसे ईंटे की दीवार है कि नहीं? हाँ, तो माइक्रोस्कोप कुछ हद तक काम कर रहा है। और ये स्टेन डालने से क्या हुआ, इसके बॉर्डर्स जो है रंगीन हो गए, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। इसमें कुछ गोल गोल बबल जैसे आ गए हैं हवा के, है ना, बुलबुले, इस वजह से बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कोई कोई पार्ट इसका। जितना अच्छे से इस स्लाइड को बनाओगे तुम, है ना, उतना अच्छा ये दिखाई देगा। अब देखो, अब तुम लोग खुद देखो तो, दिख रहा है खुशी?
आगे मत आओ, तुम्हें दिख जाए फिर बच्चों को, और बच्चों को भी चांस दो देखने का। दिखा? हाँ देख लो। दिखा अर्चना? आओ। उधर से देखो, ऐसे करके देखो। हाँ दिख रहा है? चलो आ जाओ सब, बारी बारी से देख लो आगे। जल्दी आओ किशन। कितना बड़ा दिख रहा है? बहुत बड़ा ना? हाँ मुकेश, देखा कैसा दिख रहा है? जैसे ईंटा रखा रहता है ना, दीवार में ईंटा होता है। तुम लोग देख लो। दीवार टाइप का दिख रहा है ना? आओ शाबुद्दीन, सन्नी तुम भी लाइन में लगो। आखियां एकदम पास ले जाओ उसके लेंस के। देखा? हाँ सन्नी तुम देखो, दिख गया? हाँ आगे से तुम लाइट ढक दोगे तो कैसे दिखेगा? हाँ पीछे से देखो। नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? अगवा से हटो यार तुम लोग। से देखो ना, दिख रहा है। हाँ हट जाओ। रोशनी दिख रहा है? क्या दिख रहा है? लाइन लाइन जैसे दिख रहा है ना, जैसे ईंट एक के ऊपर एक रखी रहती है दीवार में। एक आंख बंद करना है, दूसरी आंख से देखना है, ठीक है? दिखा? कोई बाकी है? हाँ ज्योति देख लो। दिख रहा है बाबू? चलो जाओ। तो हमने देख लिया, बहुत बड़ा बड़ा दिखा। थोड़ा आवर्धक लेंस का भी प्रयोग करके देख रहे हैं बीच से कितना बड़ा दिखता है। हाँ? तो इसको हम रख रहे हैं किताब के ऊपर, और इसको हम आवर्धक लेंस से अगर देखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है। नहीं दिखता है ना? वैसा नहीं दिख रहा है ना जैसा माइक्रोस्कोप में ईंटे जैसा दिख रहा था, बहुत बड़ा। तो इससे क्या पता चलता है कि आवर्धक लेंस इसको इतना गुना नहीं बढ़ाता है जितना गुना हम माइक्रोस्कोप से बढ़ा के किसी चीज को देख सकते हैं। समझ में आया? नहीं तो इसमें कुछ विशेष बात है कि नहीं है? हाँ देखो, इसमें 45x लिखा है, 45 गुना, और ये 15 गुना मिला के ये बढ़ा देता है वस्तुओं का साइज, है ना? तो इस तरह से हम लोग को चीजें बहुत छोटी होने के बाद भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। समझ आया? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग बताओगे हमने आज क्रियाकलाप में क्या क्या किया। चलो कौन बताएगा? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने क्या किया? उसके बाद से काट, ठीक है? उसके बाद एक परत निकाल दी। उसके बाद परत के अंदर से चिमटे की मदद से छोटा सा नमूना उसके परत के अंदर का छिलका जैसा निकाला, ठीक है? वो देखने में कैसा था? झिल्ली जैसा था ना? देखने में कैसा था? झिल्ली जैसा। मतलब जब तुमने उसको निकाला ऐसे करके, हम जब इसको तोड़ के और हाँ देखो, ये देखो जब हम इसको निकालते हैं इस तरह से, देखो तो ये कैसा दिखता है? झिल्ली जैसा। झिल्ली जैसा दिखता है ना? है ना? और जब इसका हम एक छोटा सा पीस काट के, चौकोर सा छोटा सा पीस हम कैंची की मदद से काट सकते हैं या हाथ से काट सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? उस छोटे टुकड़े का हमने एक नमूना तैयार किया। नमूना तैयार करने के लिए हमने क्या क्या किया? पहले इसको कहाँ रखा? स्लाइड पे। इसको क्या कहते हैं? स्लाइड, ठीक है? कांच की पट्टी या ग्लास स्लाइड कहलाती है। इसमें हमने इस नमूने को रखा, है ना? इसको हमने तोड़ दिया, काट दिया छोटा सा, ठीक? इसको ऐसे रख दिया, हाँ चिपका दिया। अब क्या करेंगे? इसमें कौन सा रंग है ये? पिंक। इसका नाम क्या है? सैफरनिन। क्या नाम है? सैफरनिन स्टेन। स्टेन का मतलब दाग होता है वैसे, तो मान लो कि हम एक दाग ही लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कलर होता है समझिए ना? तो सैफरनिन स्टेन हम इसमें कितना डालेंगे? एक बूंद डालिए। हमने जब डाला था तो वो इधर उधर गिर गया था, इसलिए हमने 2 बूंद डाल दिया, नहीं तो 1 बूंद बहुत है। उसके बाद अगर वो ज्यादा हो जाता है स्टेन, तब क्या करते हैं? 1 बूंद पानी डाल के उसको एक्स्ट्रा स्टेन को हटा देते हैं। उसके बाद क्या डालते हैं?
जो हमारे पास नहीं था ग्लिसरीन, क्या डालते हैं ग्लिसरीन, कितना एक बूंद उस नमूने के ऊपर, ठीक है, एक बूंद ग्लिसरीन डालेंगे, वो चिपचिपा होता है, उससे एक परत बना देगा तो हवा का बबल उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं कवर स्लिप, क्या कहते हैं इसको कवर स्लिप। कवर स्लिप को हम पहले ऐसे करके खड़ा करके ग्लिसरीन में सटा देते हैं, चारों ओर से जब पूरी लाइन सट जाती है नीचे की, तब उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं हम इस तरह से कि उस पे एक भी हवा का बुलबुला न जाए, हवा का बबल ना बसे, ठीक है। तो हवा नहीं दिखनी चाहिए अंदर, वो पूरी तरह से ग्लिसरीन के साथ चिपक गया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको, ये हमारी स्लाइड बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप लिया, माइक्रोस्कोप का पहले नीचे जो ये दर्पण है इसको एडजस्ट किया ऊपर नीचे करके कि इसमें लाइट पड़े सीधी, और ये लाइट कहाँ जाएगी, इस स्टेज के ऊपर जो ये ग्लास लगा हुआ है बीच में गोल सा छोटा सा, इसके नीचे से लाइट आएगी ऊपर की तरफ, समझ आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेज के ऊपर ये क्या लगा, ये दो क्लिप्स, क्या है क्लिप्स। इन क्लिप का क्या प्रयोग है, हम इस स्लाइड को फंसाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे करके हो गया। ध्यान ये रखना है कि जहाँ ये लाइट पड़ रही है उसमें तुम्हारा नमूना होना चाहिए, नहीं तो दिखेगा नहीं, समझ आ रहा है। बीच में जो गोल लाइट दिखाई दे रही है उसके ठीक ऊपर तुम्हारा ये सैंपल होना चाहिए जो तुमने बनाया है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, उसको देखेंगे, कैसे देखेंगे, एक आंख बंद करेंगे और एक आंख खुली रहेगी, उस खुली आंख को कहाँ रखना है, ये कौन सा लेंस है, इसका नाम क्या है, आईपीस, क्या नाम है आईपीस, और नीचे वाला लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव। इसको देखेंगे यहाँ से, ठीक है, देखेंगे तो अगर हमको लाइट दिख रही है तब तो ठीक है, तब आगे का काम करेंगे। लाइट नहीं दिख रही है तो पहले इस दर्पण को एडजस्ट करेंगे कि लाइट दिखे, काला नहीं दिखना चाहिए ना, अंधेरा नहीं दिखना चाहिए। तो जब लाइट दिखने लगेगी तब हम आँख यहाँ रखते हुए इसको ऊपर नीचे करेंगे, है ना, और ऊपर नीचे करते हुए हमें ध्यान रखना है, देखते रहना है कि कब हमको स्पष्ट इमेज दिखाई दे रही है। तो जब क्लियर लाइंस दिखने लगे उसमें जो भी नमूना रखा है हमने उसका, तब हम उसको रोक देंगे, और बाकी और साफ दिखे उसके लिए हम ये फाइन एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और साफ दिखे उसके लिए ये छोटा स्क्रू जो है इसको घुमाते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहलाता है, ठीक है। तब आपको ये दिखेगा, इसमें क्या दिखा, प्याज की कोशिकाएं, क्या दिखी, प्याज की कोशिकाएं। ये जो चित्र तुम्हारी किताब में बना है इस क्रियाकलाप में कुछ ऐसा ही दिख रहा था सबको, है ना, ऐसी लाइनें दिख रही थी, इसके ऊपर ऐसी खड़ी छोटी छोटी लाइनें, ऐसी लंबी लाइन, है ना, तो लग रहा था जैसे एक ही दीवार है ना, इधर जुड़ा हुआ दीवार। तो इसी तरह की होती है कोशिकाएं, समझ आया। अब हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जंतु कोशिकाओं का नमूना हम कहाँ से लेते हैं, एक छोटा सा चाकू जैसा होता है, तेज नहीं होता है, मोटी धार वाला होता है, उससे हम गाल के अंदर का नमूना निकालते हैं। ये गाल के अंदर की जो चमड़ी होती है बहुत नाजुक होती है ना, मुलायम होती है ना, तो उस मुलायम चमड़ी में से जब हम ऐसे करके खुरचेंगे थोड़ा सा तो कुछ कोशिकाएं बाहर निकल आएंगी, तो उसी का नमूना हम लेंगे स्लाइड के ऊपर हम बनाते हैं, तो हमको जंतु कोशिकाएं भी दिखाई दे सकती हैं। तो अगली क्लास में हम वो भी ट्राई कर लेंगे एक बार, ठीक है। मजा आया आज, याद रहेगा, भूलेगा नहीं, है ना। कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका क्या है, किसी भी जीव की, हाँ, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अच्छा, इस तरह से तो तुम नहीं बता पा रहे हो कोशिका क्या है, पूछने पे बैठ जाओ। तो अगर हम ऐसे पूछते हैं कि किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, किसी भी जीव की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, और समान दिखने वाली कई कोशिकाओं का एक समूह जो होता है, जो एक निश्चित कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और कई ऊतकों को मिला के एक कार्य करने वाला क्या बनता है, अंग, है ना। कई अंगों को मिला के शरीर में एक कार्य को संपन्न कराने वाला अंग तंत्र कहलाता है, ठीक है। कुछ अंग तंत्रों के बारे में बता सकते हो, कुछ नाम बता सकते हो, शरीर के अंदर का एक अंग बताओ, शरीर के अंदर का एक अंग बताओ, अंग, हृदय, अंग क्या है, और क्या है, फेफड़े हैं, है ना। कितने फेफड़े होते हैं,
2 फेफड़े। कितने हैं? हृदय कितना है? 1 है। कितने वृक्क होते हैं? वृक्क जानते हो? वृक्क जानते हो? नहीं। किडनी जानते हो? किडनी को ही वृक्क कहते हैं। तो शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं, ठीक है। और यकृत जानते हो? यकृत। लीवर जानते हो? लीवर सुने हो? किस अंग तंत्र का हिस्सा होता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में होता है। कितने यकृत होते हैं हमारे शरीर में? कितना लीवर होता है? 1 लीवर होता है ना। और पाचन तंत्र में अमाशय होता है। अमाशय, जिसको हम आम भाषा में पेट कहते हैं ना। तो अमाशय में जब खाना जाता है वहां से वो किस अंग में जाता है? अमाशय से खाना जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत से। किससे जुड़ी होती है? ये सब किस अंग तंत्र के हिस्से हैं? पाचन तंत्र के, ठीक है। और श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? 2 फेफड़े, ठीक है। 2 फेफड़े मुख्य अंग है ना। उसके बाद तो ये नाक से हम सांस लेते हैं ना, तो ये नासा गुहा होती है। गुहा माने छेद, जो नाक के छेद होते हैं 2। कितने? 2 छेद है ना, तो 2 नासा गुहा है। उसके बाद अंदर जाती है हवा, तो किसके रास्ते जाती है? श्वास नली कहते हैं ना उसको। श्वास नली के द्वारा जाती है। फिर श्वास नली 2 हिस्सों में बढ़ जाती है ना। इसको बीच वाले को ट्रैकिया कहते हैं, और जो 2 हिस्सों में बढ़ता है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? और ब्रोंकाई फिर फेफड़े के अंदर चली जाती है, और फेफड़े के अंदर ब्रोंकाई और बारीक बारीक शाखाओं में बट जाती है। उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स जो होते हैं फिर एक थैलीनुमा संरचना के अंदर खुलते हैं, जिसके अंदर वो हवा जाके इकट्ठा होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है ना। फिर ऑक्सीजन वहीं से हमारे खून में मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से निकल के फिर हम हमारे नाक के रास्ते बाहर आ जाती है। तो ये हमारा श्वसन तंत्र है ना। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कई तंत्र हैं, कई अंग तंत्र हैं। एक होता है परिसंचरण तंत्र, जिस तंत्र के अंतर्गत हमारा शरीर के अंदर जो भी हम भोजन करते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो हमको सांस छोड़ते वक्त हवा बाहर निकालनी है, वो सारा हमारे शरीर के अंदर घूमता है। भोजन करते हैं, उसको शरीर के अंदर हर कोशिका तक पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो वो परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। और उसमें जो चीज हमारे शरीर में इन सब वस्तुओं को घुमाती है वो है रक्त। क्या है? रक्त कहाँ कहाँ रहता है? किस अंग तंत्र में घूमता है? परिसंचरण तंत्र में रक्त होता है, और वो हृदय से जुड़ी हुई शिराओं, धमनियों और केशिकाओं में घूमता है ना। कहाँ कहाँ घूमता है? केशिकाओं में घूमता है। और वो इन्हीं शिरा, धमनी, केशिका और हृदय में घूमते हुए वो सारे शरीर की हर कोशिका तक इन वस्तुओं को पहुंचाता है, ठीक है। जैसे हम जो भोजन कर रहे हैं वो भी पचने के बाद खून में मिल जाता है, छोटे अणुओं के रूप में, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। ये सब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन से बनते हैं। तो पचने के बाद खून में मिल जाते हैं, और खून जो है चारों ओर घूम के ये हर कोशिका तक इन चीज़ों को पहुंचा देता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी पहुंचा देता है। ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में खून में घूमती है और सारे शरीर तक पहुंचती है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है, खून ही इकट्ठा करता है, और वो फिर फेफड़े तक लाता है, फेफड़े से बाहर निकाल देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो ये विभिन्न अंग तंत्र जब हमारे शरीर में काम करते हैं एक साथ, तभी हम जीवित रह पाते हैं। इनमें से एक भी अंग तंत्र अगर फेल हो गया, एक भी अंग काम करना बंद कर दे, तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। तो हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही क्या कहेंगे उसको, साधारण नहीं है ना। उसमें विभिन्न अंग तंत्र विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, तब जाके हमारा जीवन चलता है। और इसका हमको पता भी नहीं चलता है। पता चलता है ऊपर से कि शरीर में क्या हो रहा है? नहीं ना। तुम खाना खाते हो, खाना पच जा रहा है, उसके बाद सुबह जाते हो शौच करने, तो वो उसमें से जो भी वेस्ट है वो निकल जा रहा है, और जो काम की चीज़ है वो तुम्हारे खून में चली जा रही है, अपने आप मिल जा रही है, ठीक है। तुम सांस ले रहे हो, तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सी गैस तुम्हारे नाक में जा रही है, और वहाँ से खून में कौन सी गैस मिल जा रही है, मालूम चल रहा है? नहीं ना। तुम छान छान के ऑक्सीजन तो नहीं लेते ना सांस लेते वक्त हवा में से, वो तो अपने आप हमारे शरीर को पता है कि किस गैस को उसमें से निकालना है, किसको बाहर कर देना है, ठीक है ना। तो ये अपने आप ये प्रक्रियाएं होती रहती है। समझ में आ रहा है? जो भी खून में वेस्ट चीज़ें हैं वो पेशाब बन के और पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जा रही है, ठीक है। हम चाहे तेल खाएं, चाहे आलू खाएं, चाहे चावल दाल खाएं, चाहे कुछ भी रोटी सब्जी खाएं, चाहे मांस मछली खाएं, सब पच जाता है ना।
सब अंत में छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूट टूट के वो हमारे शरीर में मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो यही एक जीवित कोई भी जीव, उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है, यही जैविक क्रियाएं हैं जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। और चाहे वो जीव एक कोशिका से बना हो, चाहे हजारों लाखों कोशिकाओं से बना हो। जैसे हम लोगों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, इसमें लाखों कोशिकाएं होंगी, ठीक है। और अमीबा का शरीर किससे बना है? एक कोशिका से। तो उसमें भी उतनी ही क्रियाएं होती हैं जितनी हमारे शरीर में होती है, तभी वो जीवित रहता है ना।